जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि एनुअल एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट टाइम पे एमसीक्यूज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लास्ट जो 4 चैप्टर बचे हैं, चैप्टर 6, 7, 8 एंड 9, उसके एमसीक्यूज को ऑब्जर्व करेंगे। जिसमें बच्चों पहला ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, इन यूजुअल नोटेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ट्रू। बच्चों, परम्यूटेशन को हम अरेंजमेंट कहते हैं, कॉम्बिनेशन को जनरल में हम सिलेक्शन कहते हैं। यानी अरेंजमेंट वर्ड यूज किया जाए तो परम्यूटेशन लिखा जाता है एंड नेचुरली सिलेक्शन हो तो कॉम्बिनेशन। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए गए बच्चों। तो एनसीआर की फॉर्मूला जो है वो बेस्ड ऑन परम्यूटेशन है। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व कर लेते हैं चैप्टर 6 से। n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एकदम सिंपल है बच्चों, जैसे कि हमें याद है 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल क्या होता है, तो उसके हिसाब से आप इसमें आंसर नेचुरली निकाल सकते हो। एज वी नो दैट n प्लस 1 फैक्टोरियल हमें यहाँ पे दिया हुआ है 120, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे। सो इसे हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट करें तो 120 होता है नेचुरली 5 फैक्टोरियल। सो जल्दी जल्दी में 5 नहीं लिखना है, n प्लस 1 विल बी 5, तो n का जो आंसर है बच्चों वो हमें मिलेगा 4। सो b विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वैल्यू बदल के 120 की जगह पे 720 करके भी दे सकते हैं, तो आपका n बदल जाएगा। तो रटना नहीं है, टेक्निक याद रखो, मेथड याद रखो। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज 10 इंटू एन फैक्टोरियल इज 240। बच्चों सेम वही टेक्निक है हमारे पास यहाँ पे। तो अल्टीमेटली काम में आपको फैक्टोरियल का हिस्सा पता होना चाहिए। 240 अपॉन 10, ठीक है। सो जो 24 होगा यानी n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। तो वैसे हमें पता है कि किसके लिए 24 मिलता है, दैट इज n इज इक्वल टू 4 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी अपडेट करके बच्चों वैल्यू बदल सकते हैं, तो मेथड याद रखना है। b इज द करेक्ट आंसर हियर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बच्चों चौथा ऑब्जेक्टिव नॉर्मल है, पूछा भी जाता है स्कूल्स की एग्जाम्स में। A ride in a fun fair has 8 seats. In how many ways can 3 persons be arranged in this ride? अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, खास वर्ड क्या है, अरेंज्ड। अगर सिलेक्टेड बोला होता तो हम 8C3 लिखते, यहाँ पे अरेंज्ड बोला है तो आंसर होगा 8P3। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास है 4, जिसमें आंसर होगा सी। क्योंकि अरेंजमेंट है सो परम्यूटेशन यूज करेंगे, सिलेक्शन होता तो कॉम्बिनेशन यूज करते। ठीक है, सो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज n फैक्टोरियल। टेक्निकली बच्चों ये जो है लिखा जाता है उस ऑर्डर में नहीं पढ़ा जाता, इसे नेचुरली बोला जाता है फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल को पहले बोला जाता है और n को बाद में। बट एज हम एग्जांपल जल्दी जल्दी करते हैं तो जो पहले आता है वही हम पहले बोल लेते हैं, इसीलिए n फैक्टोरियल बोलते हैं तो भी चलेगा। बाकी क्वेश्चन ये है व्हाट इज फैक्टोरियल n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता ही है फैक्टोरियल n को अगर डिफाइन करना है तो वी नो दैट इट इज नथिंग बट n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू लास्ट में हम कहते हैं 3, 2 एंड 1। या अगर सीधा कहना है या राइट टू लेफ्ट कहना है तो जो हमें यहाँ पे बताया गया है प्रोडक्ट फ्रॉम 1 टू एंड या मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम 1 टू एंड, यानी यहाँ पे आंसर होगा बी। तो बच्चों अब 6 चैप्टर के जो 4-5 ऑब्जेक्टिव देख लिए, अब 7 चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। थियरी बेस्ड है, खास सैम्पलिंग से रिलेटेड है, तो ऑब्जर्व करना चाहिए, जिसमें ये बहुत ही आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। बच्चों मैं जब पढ़ाता हूं तब समझाता हूं कि P फॉर पैरामीटर, P फॉर पॉपुलेशन एंड S फॉर सैंपल है तो S फॉर स्टैटिस्टिक्स। तो नेचुरली आपका आंसर जो है यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। Parameters are obtained from population data and statistics is obtained from sample data। तो ये खास ऑब्जर्व करना है, P for parameter and P for population ऐसे याद रखना है, S for statistics, S for sample। B में भी वही ऑप्शन है, मगर पैरामीटर सैंपल में से नहीं मिलता और स्टेटिस्टिक्स पॉपुलेशन में नहीं, यानी यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बच्चों ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। ऑल यूनिट्स, क्या सैंपल में सभी यूनिट्स होते हैं। ओनली 50%, क्या उसमें 50% होते हैं। सम यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, या ओनली 20% ऑफ द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। उसमें कोई क्राइटेरिया है नहीं कि 50%, 20%, क्योंकि बी डी तो हो ही नहीं सकता। ए में ऑल यूनिट्स, अगर सभी यूनिट ले तो वो सैंपल नहीं बनता,
तो थोड़ा लॉजिक यूज करो तो इसमें आएगा सी, सम यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। रिसर्चर जो है बच्चों वो अपने हिसाब से जैसा रिसर्च करना है उस हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट्स सैंपल के लिए सिलेक्ट कर सकता है, इसलिए ऑप्शन आएगा सी, सम यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच सैम्पलिंग इज अफेक्टेड द मोस्ट इफ देयर इज हिडन पीरियोडिसिटी इन पॉपुलेशन। तो इसके लिए बच्चों खास ध्यान रखना है, लेक्चर में भी मैंने क्लास में भी बताया हुआ है कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हिडन पीरियोडिसिटी है, तो ये वर्ड खास ध्यान रखने, तो आप आराम से इस एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, चौथा क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, अ सिक्योरिटी चेक पॉइंट दैट चेक्स एवरी व्हीकल entering into the mall is an example of which of the following? Census inquiry, stratified, systematic, या both B and C यानी stratified and systematic। Naturally हर एक vehicle को चेक किया जाए, that means it is known as census inquiry। पूरा population का हर एक observation चेक किया जाता है, that is why उसे कहा जाता है census inquiry। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8 फंक्शन से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम इंक्लूड कर रहे हैं, मगर यही खाली आपको एग्जाम के पहले पढ़ के जाना है ऐसा मैं नहीं कह रहा। आगे के 2 सेशंस में भी मैंने कहा है, बुक के सेक्शन में जितने क्वेश्चंस है सभी को ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो ज्यादा चांसेस रहते हैं अकॉर्डिंग टू मी वही क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले तो, व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन f फ्रॉम a to b वेयर ईच वैल्यू ऑफ डोमेन हैज अ सेम इमेज। ईच वैल्यू ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज का मतलब बच्चों मैं क्लास में भी जब करवाता हूँ तो ये ड्राइंग करता हूँ कि मैं अलग अलग कितनी भी वैल्यू ले लूं, अगर उन सभी का आंसर कोई एक नंबर दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5, तो उस फंक्शन को हम नेचुरली कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो जब एक ही इमेज होती है, कांस्टेंट इमेज होती है, तब उसे कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन। डेफिनेशन में भी ये कहा गया है। सेक्शन बी में भी बच्चों ध्यान रखना, वन मैनी वन कांस्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं विद द टाइटल ऑफ द चैप्टर यानी कि फंक्शन, ठीक है। और इक्वल फंक्शन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सेक्शन बी के लिए, सो वो हम सेक्शन बी में डिस्कस करने ही वाले हैं बाद में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ द फंक्शन f फ्रॉम z माइनस 0 to n वेयर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चों जब भी z दिया जाए, q दिया जाए, r दिया जाए, तो आपको क्या करना है, 0 की लेफ्ट साइड की 2 वैल्यू, 0 की राइट साइड की 2 वैल्यू ले लेनी है। यानी अगर यहाँ पे अगर -2 अगर हम रखते हैं बच्चों, अगर मैं x की जगह -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर +4 होगा, +2 रखूंगा तो +2 का स्क्वायर भी नेचुरली 4 ही होने वाला है। तो उस वक्त जो हम ड्राइंग के बारे में बात करते हैं बच्चों, जो मैं कह रहा हूं अभी आगे भी मैंने ड्रॉ किया था, -2 +2 की मैंने अभी जैसे बात की, उसके लिए आंसर हमें मिल जाएगा 4। वैसे ही -1 +1 लोगे तो उसके लिए भी आपको आंसर स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा। सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, मैनी वन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ टू डिफरेंट फंक्शंस टू बी इक्वल। इक्वल फंक्शन होने के लिए बच्चों 2 कंडीशन है, डोमेन सेम होनी चाहिए, फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन सेट देयर इमेजेस मस्ट बी सेम, जिसे यहाँ पे ऑप्शन बी में बताया गया है, रेंज ऑफ बोथ द फंक्शन मस्ट बी सेम, डिफाइंड ऑन द सेम वैल्यू एट द सेम टाइम, ऐसा कहना चाहिए, बट बुक में इसी तरह से दिया गया है। सी दिया है ए एंड बी, डी दिया है ए और बी। तो बच्चों यहाँ पे ए एंड बी दोनों ही हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, सफिशिएंट कंडीशंस है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रेंज ऑफ द फंक्शन f फ्रॉम a to b। बच्चों रेंज के लिए 2 नोटेशंस फेमस है यहाँ पे, r सबस्क्रिप्ट f, या दूसरा है f ऑफ a। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ऑप्शन में से नेचुरली रेंज के लिए पहला है, इट इज नॉट कोडोमेन और सबसेट ऑफ कोडोमेन, जो कि गलत है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन और कोडोमेन इटसेल्फ। ये सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। सी जो है डोमेन इटसेल्फ इज रेंज इज नॉट करेक्ट वन, ठीक है। अब ए और डी में कंफ्यूजन होता है, हम हमेशा याद रखते हैं रेंज में जो भी वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ ए का मतलब एक्स बिलोंग्स टू होना चाहिए ए, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसमें हमारे पास ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी के अंदर एक्स बिलोंग्स टू बी दिया हुआ है, जो कि करेक्ट होता नहीं है। सो नेचुरली ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब लास्ट चैप्टर ले लेते हैं बच्चों, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जर्व करने हैं, तो देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, इफ x 10 -25 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है यानी हमें पता है उसमें रेशियो फ्रॉम एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज सेम। तो टेक्निकली कहे तो 10/x इज इक्वल टू -25 डिवाइड बाय 10 होना चाहिए।
उस लिहाज से अगर x की वैल्यू ढूंढी जाए तो 10 को इधर हम ले जाते हैं, 25 नीचे जाएगा, दैट विल बी अवर x। सो x की वैल्यू जो है हमें मिल जाएगी -4। सेक्शन ए बी में पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे नेचुरली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बच्चों ऐसे मिसिंग वैल्यू वाले सम में आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्योंकि कॉमन रेशियो r जो है उसे अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो इट इज नथिंग बट, या हमें अगर तीन टर्म्स कह देते हैं t1 t2 t3 फॉर एग्जांपल, तो r इज नथिंग बट इट इज t2 by t1 एंड इट इज इक्वल टू t3 by t2। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म 4 हो तो t4 अपॉन t3 भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब सिक्स्थ टर्म पूछी गई है यहाँ पे, नेचुरली a इज 0.2 और r जो है कॉमन रेशियो फाइंड करना है, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी 1 अपॉन 0.2 विच इज एग्जैक्टली 5। और nth टर्म पूछी है बच्चों, tn की फॉर्मूला हमें पता है ar raised to n minus 1। चार ऑप्शंस अवेलेबल है, a की वैल्यू है 0.2, r की वैल्यू हमारे पास 5 है, और एज t6 पूछा है तो 6 minus 1 यानी 5 हो जाएगा। और आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे 5 raised to 5 into 0.2, तो इन द कैलकुलेटर वी विल गेट द आंसर 625। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव में, फाइंड द कॉमन रेशियो। इसमें तो बच्चों फॉर्मूला के साथ कंपेयर करोगे ar raised to n minus 1, तो a की वैल्यू भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, a is 3 एंड नेचुरली r is equal to 2, तो b is the correct answer। तो बच्चों एमसीक्यू के सेक्शन में मैं अभी लास्ट एमसीक्यू इंक्लूड कर रहा हूं। यहाँ पे अगर आप देखते हो कॉमन रेशियो, बच्चों SN की फॉर्मूला हमारे पास है, SN is equal to ar raised to n minus 1 upon r minus 1। ये कब यूज करना है, when r is not equal to 1, और SN is equal to n times a when r is equal to 1। तो यहाँ पे बच्चों हमें कॉमन रेशियो 1 दिया गया है, तो उसकी फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे n times a, n यानी यहाँ पे हमारे पास 10 है, ठीक है। सो S10 is equal to 40 है, तो 10a is equal to 40 होगा, एंड नेचुरली a की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो a will be exactly 4। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हुए, जस्ट यहाँ पे हमने एक सैंपल ही लिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। स्कूल की एग्जाम में मैंने जैसे कहा है वैसे हमें सभी क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे बच्चों, तभी जाके हम फुल 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स ऑब्जर्व कर पाएंगे। सेक्शन ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम सेक्शन बी की तरफ जाएंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों ये 3 सेशन का ये एमसीक्यू वाला पार्ट था, अच्छे से ऑब्जर्व करिए। इसके अलावा बुक के भी सभी क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करिए, सेक्शन ए के कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं, तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव है गलत होता नहीं है। तो यहाँ तक रखेंगे बच्चों आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.